गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम ऑनर्स पार्ट 2 भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आज अपना ये सेशन कर रहे हैं। और अभी तक जो हमारे पहले जो लेक्चर्स मैंने आपके साथ किए हैं, आपको भेजे हैं, हमारा लगभग जो फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट कंप्लीशन पे आ गया है और हमने काफ़ी सारे उसके चैप्टर्स ख़त्म कर लिए हैं। और मैं ये कहूँगी कि जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनफैक्ट जो चैप्टर्स हमें करने थे वो पार्ट हम अभी तक पूरा कर चुके हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उनके बराबर नोट्स बना लीजिए और जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको PDF से निकालना है वो भी निकाल के रख दीजिए और उन चैप्टर्स को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए ताकि आपको कोई भी समस्या आगे नहीं आए और आपका फर्स्ट यूनिट तैयार हो जाए। हमने जो जो चैप्टर्स अभी कर लिए हैं उसमें हम सबसे पहले चलेंगे डेफिनेशन, स्कोप एंड मीनिंग ऑफ बायोज्योग्राफी, ये हमने पूरा कर दिया। उसके बाद फूड चेन एंड ट्रॉपिकल लेवल्स, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद सक्सेशन और बायोम्स। ये सारा जो पार्ट है जो मेन इसका है इकोटोन बायोम, ये हम सारा चैप्टर्स ऑलमोस्ट हमारे हो गए हैं। उसमें एक चैप्टर हमारा रह गया है हीट बजट ऑफ द अर्थ, और मेरे ख्याल से वो आप लास्ट ईयर भी फिज़िकल ज्योग्राफी में पढ़ के आए हैं और आपको आना चाहिए, नहीं तो हम उसको बाद में कर लेंगे। तो एक तरह से हमारा फर्स्ट यूनिट का काफ़ी सारा हिस्सा हमारा ख़त्म हो गया है। और सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो अब हम आगे की कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो मेन रूप से हम वहाँ पर जो बात करेंगे वो पादप जगत और जंतु जगत, इससे रिलेटेड ही आपका जो सारा पोर्शन है वो पोर्शन उसमें आएगा। अगर मैं लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स देखूं तो मूल रूप से जो सेक्शन ए में जो आते हैं सवाल, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें यूजुअली पहला क्वेश्चन होता है जैव भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र और महत्व। ये हर साल आता है। हमारा बायोज्योग्राफी का कोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये क्वेश्चन हर साल आता है, इसके रूप में परिवर्तन आता जाता है। तो बेसिकली इस चैप्टर को तैयार करने के लिए आपको जो 9 या 10 परिभाषाएं हमने लिखवाई है, हिंदी में भी लिखवाई है, इंग्लिश में भी लिखवाई हैं, PDF भी आपको भेजा है, आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, अपने हाथ से नोट्स बना लीजिए, वो आपको जल्दी याद भी होंगे। और नोट्स बनाने के दौरान हमारा काफ़ी सारा जो काम है वो उसमें ख़त्म हो जाता है, समझ में आ जाता है, याद हो जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है यूजुअली वो डार्विन की थ्योरी से रिलेटेड आता है या सक्सेशन या कम्युनिटी से रिलेटेड आता है। और जो तीसरा क्वेश्चन आता है फर्स्ट यूनिट का वो हर साल बायोम पर ही आता है। पर एक बात ये है कि बायोम का चैप्टर बहुत विस्तृत चैप्टर है और हम इसमें कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट नहीं मान सकते, क्योंकि कोई भी बायोम आ सकता है, 2 बायोमों की तुलना आ सकती है, 2 बायोमों की विशेषताएं आ सकती है, कोई भी नाम अब आपको दे सकते हैं। इसलिए इसमें हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा हमें लिबर्टी नहीं है और हमें पूरे ही बायोम्स यहाँ पर अच्छे से विद मैप हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो हम ये मानते हैं कि हमारा फर्स्ट यूनिट लगभग ख़त्म सा ही हो गया है। अब हम सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। सिलेबस भी मैं आपको सेकेंड यूनिट का भी लिखवा दूंगी, पर फ़िलहाल हम जो मोटे मोटे तौर पे बात करते हैं वो ये जंतु जगत और वनस्पति जगत, वो कंप्लीट इस यूनिट में आपका आएगा। और इस यूनिट को शुरू करने के पहले आप ये ध्यान रखिए कि फिर मानचित्रों की इस यूनिट में बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो किसी भी चीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से समझाने के लिए बिना मैप के हमारा काम नहीं होता है। इसलिए मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वर्ल्ड मैप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपकी सारी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी को अगर आप समझ जाएंगे तो किसी भी नाम से ही आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। जैसे
मैंने आपसे कहा कि भूमध्य रेखीय प्रदेश, तो आपको एकदम से क्लिक कर जाना चाहिए कि भूमध्य रेखीय प्रदेश मतलब यहाँ पर ये भूमध्य रेखा के पास होगा। इससे क्या आशय होगा, वर्ष पर्यंत तापमान ऊंचे रहते होंगे, वर्ष पर्यंत वर्षा होती होगी। तो एकदम से हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई वहाँ पे सदाबहार वनस्पति होगी, चौड़ी पत्ती वाले मोटे तने वाले वृक्ष होंगे। मतलब भूमध्य सागरीय कहते ही हमारे दिमाग में सारी पोजीशन क्लियर हो जानी चाहिए। फिर हम भूमध्य रेखीय कहते, फिर हम भूमध्य सागरीय की बात करेंगे तो हमें यह ध्यान आ जाना चाहिए कि हाँ, ये वो क्षेत्र है जहाँ पे अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है। तो यहाँ पर किस प्रकार की परिस्थितियाँ पाई जाती होंगी। तो हर टर्मिनोलॉजी है उसका हमें डिटेल मीनिंग पता होने से क्या होता है कि एक नाम से ही हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाती है कि इससे यहाँ पर क्या आशय हो सकता है। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट यूनिट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और एक और प्रॉब्लम है कि जब बायोम आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा बोझ सा लगेगा क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। हालांकि मैंने आपको जो नोट्स भेजे हैं या मैंने आपको जो लेक्चर्स भेजे हैं बहुत सिंप्लीफाई करके भेजे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और PDF देखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि आप एक टेबल बना लीजिए। आपकी ज्योग्राफी की जो शीट्स होती हैं, पुरानी शीट्स होती हैं, पीछे से खाली होती हैं, आप उसमें एक टेबल बना लीजिए। और उस टेबल में हम क्या कॉलम बनाएंगे, पहले कॉलम में हमने लिख दिया बायोम का नाम, सेकंड कॉलम में स्थिति और विस्तार, थर्ड कॉलम में जलवायु, फोर्थ में मिट्टी, फिफ्थ में जीव जंतु, सिक्स्थ में मानव की क्रियाएं। और हम इस टेबल पर शॉर्ट में हर बायोम की जो 2-3 लाइन में मेन क्वालिटीज़ हैं उनको लिख लेंगे और उसको आप अपनी टेबल पे ही रख लीजिए ताकि आपकी नज़र उस पर रोज़ पड़ती रहे। तो वो चीज़ें आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। तो उस बड़े चैप्टर से घबराइए मत। अगर आपने बायोम का चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल स्वतः ही हो जाएगा, क्योंकि आपको विश्व की एक तरह से एक वो एनसाइक्लोपीडिया सा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको किसी भी चैप्टर को करने में कोई मुसीबत नहीं आएगी। टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी। थोड़ा आपको शुरू में लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा काम है, पर ऐसा नहीं है और बहुत इजीली ये काम आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इस काम को शुरू कर दीजिए, मैप की प्रैक्टिस कीजिए, हर चीज़ को शॉर्ट में भी बना के लिखिए। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी भी किसी पासबुक, 1 वीक सीरीज़ और इन सब चीज़ों का सहारा नहीं लीजिए, क्योंकि उससे आप हो सकता है पास हो जाएं पर अच्छे नंबर आना उससे मुश्किल है। उसके अलावा वो कोई बहुत आसान चीज़ें नहीं हैं, उनकी भाषा वगैरह इतनी बिलो स्टैंडर्ड होती हैं कि वो आपको कुछ चीज़ों को अच्छे से नहीं समझा सकती है जो कि क्लास नोट्स और ये लेक्चर्स आपको समझा सकते हैं। तो आप इन्हीं पे डिपेंड कीजिए और इनके आधार पर ही आप अपना काम शुरू कीजिए। तो आज हम पादप समुदाय की तरफ आ जाते हैं, पादप तंत्र की तरफ आ जाते हैं, या वेजिटेशन, या जिसे हम कहते हैं फ्लोरा ऑफ द अर्थ। जितना भी यहाँ पर वनस्पति जगत है, आज हम उसकी चर्चा शुरू करते हैं। हमने ये देखा कि किस प्रकार से विश्व में विभिन्नताएं पाई जाती है, जलवायु की विभिन्नता, मिट्टी की विभिन्नता, अन्य भौतिक प्रदेशों की विभिन्नता, धरातल की विभिन्नता, भूमध्य रेखा से दूरी, नज़दीकी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और ये सारे फैक्टर्स मिलके ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु होगी, और उसी जलवायु पर आधारित होती है वहाँ का पादप तंत्र या वहाँ की वनस्पति। तो आज हम सबसे पहले इसकी जो बात करेंगे वो इनके प्रसरण की करेंगे। प्रसरण क्या होता है? डिस्पर्सल। डिस्पर्सल क्या होता है कि हमने देखा है कि कोई भी बीज एक स्थान पर उसकी उत्पत्ति होती है और अपने स्थान से वो बहुत दूर दूर की यात्राएं करते हुए कहाँ कहाँ पहुँचते हैं अलग अलग मीन्स के द्वारा, और वहाँ पे जाके स्थापित हो जाते हैं और वहाँ पर ही जाकर वो विकसित हो जाते हैं और वहाँ उसको ही अपना घर बना लेते हैं। तो यहाँ अगर हम बहुत साधारण भाषा में बात करें तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि प्रसरण क्या होता है कि बीजों की उत्पत्ति किसी क्षेत्र में होती है और फिर वो भौगोलिक क्रियाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पहुंचते हैं उसको हम
प्रसरण कहते हैं। और उन स्थानों पर जाके क्या होता है कि वो स्थापित हो जाते हैं, और जब उनको उपयुक्त परिस्थितियाँ मिलती हैं तो वो वहीं पे अपना घर बना लेते हैं, वहीं पर वो एक तरह से अपने को विकसित कर लेते हैं। तो ये इस क्रिया को हम प्रसरण की क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से जीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ एक मूवमेंट होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो वहाँ से दूसरे हिस्सों में पहुँच जाते हैं। अगर हम दूसरी भाषा में देखें तो हम ये कहेंगे कि विभिन्न कारकों और कारणों के फलस्वरूप अपने उत्पत्ति केंद्रों से पौधों के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रसरण होता है, फैलाव होता है, उसे हम पादप विसरण कहते हैं। मतलब एक तरह का ये माइग्रेशन है, और ये माइग्रेशन जो होता है ये क्या कहलाता है? प्लांट डिस्पर्सल या पौधों का विसरण। पौधे और वनस्पति का वर्तमान विश्व वितरण एक्चुअली जो अभी हम अगर इनका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखें और हम भूगर्भिक इतिहास देखें तो हम ये देखेंगे कि अलग अलग युगों में अलग अलग स्थान पर इनका ओरिजिन हुआ, और ओरिजिन होने के बाद बहुत सारे कारकों ने इनके ऊपर काम किया, और उन कारकों की वजह से इनका माइग्रेशन हुआ, इनका फैलाव हुआ, स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स हुआ, माइग्रेशन ऑफ सीड्स हुआ, और उसका क्या असर हुआ कि पादप प्रसरण या प्लांट डिस्पर्सल की स्थिति हमारे सामने आई। पादप विसरण के अंतर्गत बहुत सारे कारकों को हम देख सकते हैं। कुछ प्राकृतिक भी होते हैं, कुछ मानव की भूमिका भी होती है, जिसकी सहायता से ये जो बीज हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चले जाते हैं। तो हम इसको माइग्रेशन या प्रसरण कह सकते हैं। जीवमंडल में पौधों का सर्वाधिक महत्व होता है क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं, और हमारा जो जितना भी फूड चेन है या जितने भी ट्रॉपिकल लेवल्स हैं वो डायरेक्टली इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थलीय और जलीय जंतुओं को आहार प्रदान करते हैं। इसलिए पौधों की प्रजातियों के समूह को हम पादप समुदाय कहते हैं, और पौधे इस समुदाय की आधारभूत इकाई होती है। पौधे ही ऐसे जीव होते हैं जो सौरिक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। मतलब ये इनकी ये होती है कि इनको अगर सूर्य की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ऊष्मा प्राप्त हो जाती है, तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं और विकसित होते हैं। इस तरह पौधों का सौरिक ऊर्जा का रासायनिक या आहार ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। पौधे जीवमंडल में ऊर्जा और पोषक तत्वों का संचालन करते हैं, उनका गमन और चक्रण भी इन्हीं के द्वारा होता है। तो विभिन्न कारकों और कारणों के फलस्वरूप ये अपनी उत्पत्ति केंद्रों से बहुत दूर दूर के क्षेत्रों में फैल जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं या स्प्रेड हो जाते हैं। पौधों और वनस्पतियों का अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो अगर हम उनकी ओरिजिन की कल्पना करें तो इनमें आपको बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। मतलब अगर आज यहाँ पर कोई नीम का पेड़ है तो वो उसका ओरिजिन यहाँ से नहीं हुआ है, वो बहुत उसके बीज जो होते हैं वो लंबी दूरी तय करके और दूर दूर के क्षेत्रों में पहुँच जाते हैं, और उन क्षेत्रों में पहुँचकर जहाँ पे भी उनको उपयुक्त परिस्थितियाँ मिलती हैं उन उपयुक्त परिस्थितियों के हिसाब से वो वहाँ पर विकसित हो जाते हैं, और विकसित होकर अपनी संख्या और क्षेत्र को बढ़ा के धीरे धीरे वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं। मतलब एक तरह से वो वहाँ पर परमानेंटली स्थापित हो जाते हैं। हमें तो क्या लगता है, हम जिस भी पौधे को देखते हैं हम ये सोचते हैं हाँ ये भारत का पौधा है, यहीं पे इसका ओरिजिन हुआ होगा, यहीं पे ये फैला होगा, पर ऐसा नहीं है। इसका जो विसरण होता है या डिस्पर्सल होता है वो बहुत दूर दूर के क्षेत्र में होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस डिस्पर्सल पे प्रभाव डालते हैं, और उसके आधार पर ही ये जो बीज हैं ये अपने उत्पत्ति क्षेत्रों से हटकर मूव करके दूर दूर के क्षेत्रों में स्प्रेड हो जाते हैं। तो उसको हम प्रसरण
कहते हैं, डिस्पर्सल कहते हैं। अगली हमारी कक्षा में हम डिस्कस करेंगे कि इस विसरण की क्या प्रकृति होती है, इसके कौन से कारक होते हैं और ये कारक कितने प्रभावी होते हैं, कितने बड़े क्षेत्र में ये मार्ग तय करते हैं और किस प्रकार से बीज से एक वृक्ष की अवस्था में पहुंच जाता है, स्थानीय जलवायु उस पर क्या प्रभाव डालती है। ये सारे कारक जो हैं वो हम उनका अध्ययन अगले वाले अपने चैप्टर में करेंगे। थैंक यू।